हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 18 सितंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स रहेंगे। ठीक है, और जो दो एडिटोरियल्स रह गए थे तो आज ही, क्योंकि कल ही लोकसभा में बिल पास हुए हैं तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चाइनाज वर्ड्स एंड एक्शन डोंट मैच, नो पावर कैन स्टॉप पेट्रोलिंग एट एलएसी। तो ये जो राज्यसभा में मतलब जो पूछा जाता है तो सब लोग अपनी ब्रीफिंग देते हैं मिनिस्ट्रीज़ की कि किसकी मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन किस तरह से स्टेप ले रहा है। ठीक है, तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, तो वो राज्यसभा में थे थर्सडे में, तो उन्होंने बोला कि चाइना में जो देर इज़ अ मिस मैच बिटवीन चाइना सेज एंड डज। ठीक है, तो चाइना बोलता है जो करता है उसमें क्या है, मिस मैच है। तो यहाँ पे इनकी ये स्टेटमेंट है कि युद्ध की शुरुआत तो हमारे हाथ में होती है लेकिन उसका अंत नहीं होता है। और मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि शांति का ये संदेश जिस धरती से पूरे विश्व को मिला है उस धरती की शांति में विघ्न डालने के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप अंग्रेज़ी में भी पढ़ सकते हो उसको। और यहाँ पे मेन जो हमको एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से पता होना चाहिए, जो मेन है लोकेशन वाइज हमको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सी पोस्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ब्लैक टॉप कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये नोट्स भी बनाए हुए हैं मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। लेट्स सी कहाँ पे वो है, मैप देख लेते हैं मेन। ठीक है, तो देखो ये वाला जो है स्टैंड ऑफ साइट ये है। ठीक है, स्टैंड ऑफ साइट कहाँ पे, ये जो हमारा वेस्टर्न सेक्टर है, हमने बताया कि एक ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बाद में देख लेंगे कि पाकिस्तान टू मेक गिलगित बाल्टिस्तान फुल फ्लेज प्रोविंस रिपोर्ट। सॉरी, ये टैप हो गया ये। तो अभी हम देख रहे थे एलएसी वाला रीजन। ठीक है, तो एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो तीन सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, तीन सेक्टर में। एक हो गया वेस्टर्न सेक्टर, जिसका हम ये अभी देख रहे हैं स्टैंड ऑफ साइट, ये पूरा वेस्टर्न सेक्टर में हो रहा है। बाकी जो है ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, जो ईस्टर्न सेक्टर में कौन सा है, जो सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है। और फिर क्या है, मिडिल सेक्टर या फिर सेंट्रल सेक्टर, जहाँ पे उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में आपको पता है कि हम एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो है वो भी हमारे जो इंडियन आर्मी है वो स्टार्ट करने जा रही है यहाँ पे, है ना, जो चमोली पिथौरागढ़ वगैरह डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें भी हैं। और अभी वेस्टर्न सेक्टर के ये जो पेंगोंग लेक है, ठीक है, ये क्या है, पेंगोंग लेक। तो इसका ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 से लेके फिंगर 8 तक है। ठीक है, रिजेस बने हुए हैं, फिंगर जैसे है, फिंगर इन द लेक। तो यहाँ पे स्टैंड ऑफ जो साइट है यहाँ पे फिंगर 4 के पास में। ठीक है, फिंगर 4 से आप थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे तो ये स्टैंड ऑफ साइट है। और यहाँ पे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना के ट्रूप्स की प्रेजेंस है। और इधर आपको मिलेगा पिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे भी चाइनीज़ के ट्रूप्स हैं। एंड चाइनीज़ हैव कम इन 8 किलोमीटर। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हम पेट्रोलिंग जो करते हैं यहाँ तक करते हैं, फिंगर 8 तक, लेकिन अभी जो चाइना है वो हमें यहाँ पे ही क्या कर दे रहे हैं, वो प्रिवेंट कर दे रहे हैं इंडियन आर्मी को। ठीक है, बाकी यही है नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंगसो लेक, साउथ बैंक ऑफ पेंगोंगसो लेक। ठीक है, और ये चुसुल है। चुसुल क्या है, बॉर्डर मीटिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, BMP बॉर्डर मीटिंग पॉइंट, इंडियन साइड ऑफ एलएसी। और यहाँ पे स्पांगुर गैप है, स्पांगुर गैप। ठीक है, स्पांगुर गैप के जो नॉर्थ में है क्या है, मुखपरी। यहाँ पे है एक गुरुंग हिल्स है और यहाँ पे मुखपरी हिल्स है। ठीक है, और यहाँ पे रेजंगला एंड रचनला है। और ये ब्लैक टॉप है जिसको इंडिया ने अभी कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये हमको पता होने चाहिए ये सारी जो स्टैंड ऑफ साइट है। यहाँ पे दूसरा मैप भी अगर आपको थोड़ा डीप में देखना है तो ये है। ठीक है, स्पांगुर सो ये लेक है यहाँ पे, ये मुखापरी है, ये रेजंगला रेचनला है, ये माघुर हिल्स है। ठीक है, माघुर हिल्स ये साउथ में हो गई और इसके बीच में स्पांगुर गैप, इसके नॉर्थ में गुरुंग हिल्स हो गई, ये चुसुल है। ठीक है, यहाँ मोल्डो है इधर। और यहाँ हेलमेट टॉप हो गया, ब्लैक टॉप हो गया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यू शुड नो दीज हाइट्स ओनली, पता होना चाहिए क्या क्या लोकेशन में स्टैंड ऑफ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हरसिमरत क्विट्स कैबिनेट सेज कांट बी पार्टी टू एंटी फार्मर्स लॉ। ठीक है, तो आपको पता है कि जो शिरोमणि अकाली दल है, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल, तो ये बीजेपी का ओल्डेस्ट अलायंस माना जाता है। तो इनकी जो लीडर है यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, MP हैं ये शिरोमणि अकाली दल की। तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। क्यों रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि सरकार ने है दो कंट्रोवर्शियल जो बिल है उनको पास कर दिया है। ठीक है, लोकसभा प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोटेशन एंड फैसिलिटेशन बिल एंड 2020
एंड द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, ठीक है। तो ये जो 2 बिल हैं ये पास किए हैं, और इसको लेके काफ़ी टाइम से हमारे जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं तो वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट भी चल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को जानने से पहले यू शुड नो कि क्या होता है, क्यों ये किस तरह से ये बिल लाए गए और सडनली ये ऐसे क्यों पास कर दिए गए। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, तो ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, अध्यादेश, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में होता है, 123 में इसका मेंशन है कि प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस का क्या है, ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी वो ऑर्डर जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। तो वो कब ला सकते हैं, जब पार्लियामेंट जो होती है सेशन में नहीं होती है ना। अभी आपको पता था लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में मानसून सेशन मतलब कोई भी सेशन नहीं चल रहा था पार्लियामेंट का। तो इस टाइम पे कुछ जो थे सरकार को बिल्स वगैरह लाने होते हैं, ठीक है। तो उसको ऑर्डिनेंस के रूट से वो लाती है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस के रूट से लाती हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये सिमिलर होता है टू द एक्ट, है ना। और मतलब लेकिन ये टेम्परेरी नेचर का होता है, 6 मंथ और 6 वीक तक का ही होता है, ठीक है। 6 मंथ और 6 वीक की ड्यूरेशन होती है। केवल अर्जेंट सिचुएशन जो हो, मतलब कोई मेन इशू हो तो उसको लेके ये पास होता है, ठीक है। उसके बाद आपको 6 महीने के बाद जब सेशन में आता है पार्लियामेंट तो ये पास करवाना ही होगा, है ना। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, वहीं पे ये नल एंड वाइड हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा भी है, मतलब एग्जाम में आ सकता है कि क्या लोकसभा राज्यसभा मतलब जब दोनों ही सेशन में ना हो तब हो, या फिर अगर लोकसभा सेशन में ना हो और राज्यसभा हो, क्या तब भी प्रेसिडेंट मतलब ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जब लोकसभा अगर सेशन में नहीं है लेकिन राज्यसभा है तो भी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, ठीक है। कोई एक सेशन हो तो भी लाया जा सकता है, ठीक है। और ऑर्डिनेंस एक और फैक्टर ये इसमें पता होना चाहिए आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर अमेंडमेंट की बात होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑर्डिनेंस के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ऑर्डिनेंस जो है अध्यादेश पारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड आर्टिकल 213 जो है, आर्टिकल 213 ये स्टेट को एम्पावर करता है, सिमिलर पावर देता है ऑर्डिनेंस की स्टेट्स को, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हमको ऑर्डिनेंस के बारे में। अब हुआ क्या है, 2 फार्म बिल पास्ड, और मिनिस्टर्स का ये कहना है कि एमएसपी जो है वो रहेगा एंड फार्मर्स विल बी फ्री टू सेल प्रोड्यूस, है ना। तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि दैट इज़ द काइंड ऑफ प्रायोरिटी दिस गवर्नमेंट गिव्स टू फार्मर्स, द लॉ इज़ गोइंग टू ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंज, ठीक है। रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाएगा फार्मर्स की लाइफ में। और अभी तक क्या होता था कि फार्मर्स जो थे मंडी तक ही वो चेंज रहते थे, लेकिन उनके जो प्रोड्यूस है अब वो मंडी से बाहर भी, वो आउटसाइड मंडीज भी वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं, और उनको इस तरह से कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, है ना। तो इसके लिए आपको पता होगा कौन सा एक वो था एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, है ना। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था 1955 का। तो इसमें ये बोला गया था कि जो सरकार है, मतलब जो सेरियल्स और पल्सेस, एडिबल ऑयल, शुगर ये सब होती हैं, तो इनको क्या करेंगे, डीरेगुलेट किया जाएगा। मतलब सरकार जो है इनका स्टोरेज नहीं करेगी, है ना। केवल जो है इमरजेंसी में इनका स्टोरेज किया जाएगा, और इसको अगर स्टोरेज नहीं करेंगे तो एमएसपी पे मतलब किसानों से क्यों खरीदेंगे फिर, है ना। तो किसानों पे भी नहीं करेंगे। आई होप कि आपको एमएसपी तो पता होगा, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एक जो है सरकार एक मिनिमम जो है किसानों को समर्थन के लिए क्या करती है, एक सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है कि अगर आपको कोई भी क्रॉप डैमेज हो जाती है या किसी भी रीज़न से, तो इतने पे तो हम खरीदेंगे ही, है ना। तो वो होता है। तो फार्मर जो फार्मिंग प्रोड्यूस जो ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो आर्टिकल था, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 और फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस ऑर्डिनेंस 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, ये सारे ऑर्डिनेंस हैं, ठीक है। इनको अभी क्या बना रहे, मतलब एक्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इट इज़ द बिल रिप्लेसिंग द थर्ड दैट हैज़ बिन पास्ड इन लोकसभा। तो अब जो ये फार्मर प्रोड्यूस ट्रेडिशनल ये कॉमर्स वाला है, तो इसमें क्या होता है, जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या बोला गया है कि वो फार्मर्स को 3 दिनों के अंदर मतलब क्या करें, पेमेंट करना होगा, ठीक है। फार्मर्स को पेमेंट करना होगा। दूसरा ये है कि फार्मर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, है ना। अब इससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रेड एरियाज़ में वो क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड एरिया के बारे में भी है कि ट्रेड एरिया किसको बोला गया है, जो सेक्शन 2 है ऑफ द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस
2020 का, तो वो डिफाइन करता है ट्रेड एरिया को कि ऐसा कोई भी एरिया और लोकेशन जो मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ हो, कलेक्शन और एग्रीगेशन इंक्लूडिंग फार्म गेट्स, फैक्ट्री प्रेमिसेस, वेयर हाउस, सिलोस, कोल्ड स्टोरेज, एनी अदर स्ट्रक्चर और प्लेसेस फ्रॉम वेयर ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस मे बी अंडरटेकन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को जो है एक्सक्लूड किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ प्रिंसिपल मार्केट्स या सब मार्केट यार्ड्स, मार्केट सब यार्ड मैनेज्ड एंड रन बाय द मार्केट कमिटीज फॉर्म्ड अंडर ईच स्टेट APMC। तो ये सारी चीज़ें कि इसमें जो डायरेक्ट मार्केटिंग कलेक्शन सेंटर हैं, प्राइवेट फार्मर कंज्यूमर मार्केट्स हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें इसमें क्यों मतलब हटाई गई है ना। तो ये है कि ये बोला जा रहा है सरकार के द्वारा कि जो मोनोपोली है APMC एक्ट की, तो इसको कम करने के लिए, इसको रोकने के लिए किया जा रहा है। मतलब एक क्या होगा, इससे जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो ट्रेड होगा वो भी कर सकते हैं, है ना। कि मतलब अगर आप उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंड से आप अपना यहाँ भी कहीं भी हम प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड से हमें उत्तर प्रदेश या फिर कहीं और भी बेचना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया है। अब दूसरा जो था ये फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन जो एग्रीमेंट था, ठीक है, एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज ऑर्डिनेंस। तो ये क्या था कि ये फार्मर अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की किसी भी प्राइवेट प्लेयर को वो बेच सकता है ना। अब प्राइवेट प्लेयर्स जो है अगर पे नहीं करेगा तो फार्मर को क्या होगा, मतलब उसको ह्यूज पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो मतलब बहुत अच्छे वो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है। और वो मंडी के अलावा भी बाहर बेच सकते हैं ना। लेकिन फार्मर्स का ये स्टैंड है इसमें, किसान ये बोल रहे हैं कि सरकार इन रिफॉर्म्स के नाम पे जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको क्या कर रही है, डीरेगुलेट कर रही है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिर नहीं मिलेगा, है ना। और हमारी बहुत सारे हम बिल्कुल क्या है वल्नरेबल सेक्टर में ही आते हैं, मतलब वल्नरेबल क्लास ही हैं, क्योंकि देखो क्रॉप डैमेज के मतलब एक अनसर्टेनिटी होती है फार्मिंग सेक्टर में। आप मतलब नहीं बता सकते कि कब आपकी क्रॉप कितना आपको इससे मतलब बेनिफिट मिलेगा, है ना, कब सही प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कभी होता है कि बारिश नहीं होती, कभी होता है कि एक्सेस रेनफॉल हो जाता है, कभी होता है कि पेस्ट अटैक, जैसे अब लोकस्ट कब आ रहे हैं ना, उसका भी हमको ठीक से कुछ तो है नहीं हमारे पास, कुछ मतलब जो उसको हम टैकल कर पाएँ सिचुएशन को। फ्लड आ जाते हैं, कहीं पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन होती है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे मतलब ये जो प्रॉब्लम है इससे और बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो इससे क्या होगा, अब सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया, सरकार स्टोरेज नहीं करेगी, गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू स्टोर एनीथिंग। तो इससे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो कॉरपोरेट हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे, है ना। कॉरपोरेट सेक्टर जो है इसको खरीदेंगे और फिर क्या करेंगे, वो उसका एक तरह से खरीद के वो स्टोरेज या फिर उसकी होर्डिंग कर सकते हैं और एक तरह से आर्टिफिशियल शॉर्टेज वो क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। और इसको जो पूरे ये प्रोटेस्ट चल रहे थे किसानों के पास जो था, लाठी चार्ज भी हुआ था, तो ये कौन लीड कर रहा है, भारत किसान यूनियन, ठीक है, भारत किसान यूनियन ये लीड कर रहा है। और यहाँ पे ट्रेडर का भी डेफिनेशन दी गई है कि ट्रेडर कौन है, हाउ इज इट लिंक टू द प्रोटेस्ट। तो सेक्शन 2 है ऑफ द फर्स्ट ऑर्डिनेंस डिफाइंस ट्रेडर एज अ पर्सन हु बाइज फार्मर्स प्रोड्यूस बाय वे ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड, ठीक है। तो ये उसको बोला जाता है ट्रेडर। और दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि मतलब प्रोटेस्ट जो है मोस्टली पंजाब और हरियाणा में ही क्यों कंसनट्रेट है, ये भी बताया गया था इस आर्टिकल में, क्योंकि वहाँ पे क्या है अरहतिया सिस्टम, ठीक है, अरहतिया सिस्टम, अरहतिया आपने सुना होगा ना, इज़ मोर इन्फ्लुएंशियल इन दीज 2 स्टेट, है ना, देन इन अदर स्टेट्स। तो ये बोला जा रहा है अरहतिया सिस्टम। और जो इसमें ऑब्जेक्शन ये है कि जो प्रोविज़न है इसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होगा अंडर सेक्शन 8 डज नॉट सफिशिएंटली सेफगार्ड फार्मर्स। तो फार्मर्स के जो इंटरेस्ट है उसको ये सेफगार्ड नहीं करता है ना। जो देखो इसमें डिस्प्यूट जो भी होगा तो उसमें अगर जब ट्रांजैक्शन होगा फार्मर्स और ट्रेडर्स के बीच में तो वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, है ना, सोल्यूशन कंसिलिएशन के थ्रू फाइलिंग एप्लीकेशन टू सब डिवीज़न। और इसमें ये कि बाइंडिंग हो जाएगा, जो भी सेटलमेंट कोर्ट देगी वो बाइंडिंग हो जाएगा, किसानों को वो मानना ही पड़ेगा, उसके लिए अपील नहीं कर सकते फर्दर, है ना। तो ये एक तरह से मिसयूज हो जाएगा अगेंस्ट देम। और जो ऑर्डिनेंस है इट डज नॉट अलाउ फार्मर्स टू अप्रोच अ सिविल कोर्ट, है ना, तो ये सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डिफेंस, तो गवर्नमेंट का आपको पता ही कि उनका ये कहना है कि जो लेजिस्लेशन है वो बिग फार्म
फार्मर्स और होल्डर्स को ही नहीं, साथ में जो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोविज़न है वो फार्मर्स, कंज्यूमर, ट्रेडर्स सबके लिए हेल्पफुल होंगे। और जो मॉडल APMC एक्ट है 2002-3 का, तो हम सेंटर को बार बार बोलते हैं कि इसको भी फुली अडॉप्ट करो, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो कर नहीं रहे, है ना। तो हमको इसके लिए भी क्या लाना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस रूट के जरिए ये भी हमें करना पड़ेगा। तो ये सब कंसर्न जो है किसके हैं, फार्मर्स के। ये वाला सेक्शन आप देख सकते हो कि लिटिल चांसेस ऑफ प्रोटेस्ट स्प्रेडिंग, है ना, कि प्रोटेस्ट जो है बहुत कम हो रहे हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट 3 फार्म और ऑर्डिनेंस हैव सेंटर्ड इन पंजाब, हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे जो है अर्थीय सिस्टम यानी कि कमीशन एजेंट्स जो हैं यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं रादर देन अदर स्टेट, है ना। लाइकलीहुड ऑफ द प्रोटेस्ट स्प्रेडिंग टू अदर स्टेट इज़ वेरी लो। फार्मर अर्थीय बॉन्ड इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एनीवेयर एल्स। तो ये चीज़ कहना है ना। नेक्स्ट, फॉर्म बेंच टू ट्रैक केसेस अगेंस्ट लेजिस्लेटर, सुप्रीम कोर्ट टेल्स हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मतलब 2017 में ही ऑर्डर दिया था कि उनको स्पेशल कोर्ट सेटअप करनी है ईच स्टेट को, जो भी पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं, जो लेजिस्लेचर है हमारे, ठीक है, उनके खिलाफ मतलब जो भी केसेस है क्रिमिनल केसेस, तो उसको एड्रेस करने के लिए। तो 12 सच कोर्ट्स वर सेटअप अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो 12 ऐसे, तो अभी यही बोला गया है कि अभी ऐसा उसको लॉकडाउन का या फिर कोविड-19 का जो एक बहाना है वो ना बनाए, क्योंकि ये वाले केसेस जो है एटलीस्ट वर्चुअली तो सुनी जा सकते हैं ना, वर्चुअल तो सुन सकते हैं हम इनको। तो ये है अपोजिशन मिसलीडिंग फार्मर्स और सेंट्रल ऑर्डिनेंस MSP टू कंटिन्यू खट्टर। तो ये बोल रहे हैं कि अपोजिशन जो है मिसलीड कर रहा है फार्मर्स को, इस वजह से फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तब पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये चीज़ें है ना। और ये बोला जा रहा है यहाँ पे 2 स्कीम देख लो हरियाणा से रिलेटेड, जो हरियाणा की स्कीम है कि कंपनसेशन और लॉन्चिंग न्यू फार्मर्स वेलफेयर स्कीम, भावांतर भरपाई योजना और मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ठीक है। भावांतर भरपाई योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है हरियाणा की स्कीम है। डीपली कंसर्न्ड बाय ऑनियन एक्सपोर्ट बांग्लादेश टू इंडिया, ठीक है। तो बांग्लादेश ने बोला है कि सडन बैन कर दिया, ठीक है। हम मतलब क्या कर रहे थे, वेजिटेबल हम कुक ही कर रहे थे और उसमें जो था कुक ने बोला कि वी आर आउट ऑफ अनियन। तो हम तब पता चला हमें कि जो अनियन है उसका बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये बोल रहे हैं कि हैड रिक्वेस्टेड इंडिया टू इन्फॉर्म ढाका ऑफ एनी सच मूव बिफोर हैंड, कि एटलीस्ट पहले कर दो, हमें पहले इन्फॉर्म कर दो कि जो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, ठीक है, हसीना, प्राइम मिनिस्टर हसीना, तो उन्होंने बोला हिंदी में कि एटलीस्ट हम वी आर नेबर्स, तो एटलीस्ट इतना कर सकते हो कि पहले हमको इन्फॉर्म कर दो। तो अभी हम टर्की से वो फिर मांगने गए हैं प्याज, ठीक है। बाकी नेक्स्ट ये हमने पूरा डिस्कस किया था कि जो प्याज के जो दाम है वो क्यों बढ़ रहे हैं, वांट मतलब बैन क्यों कर दिया गया है, ठीक है। वांट टू अलाउ कोविड टू डैम्पन पूजा स्पिरिट, ममता टेक्स महालय प्लेज। तो महालय प्लेज जो है ये विशिंग पीपल ऑन द ओकेजन, ठीक है। तो 2 यहाँ पे टर्म है, एक तो क्या है महालय पूजा और एक क्या है विश्वकर्मा पूजा एंड भादु उत्सव पे इन्होंने क्या किया था, भादु उत्सव मतलब लोगों को बधाई दी थी, ठीक है। महालय पूजा अभी मुझे पता नहीं चला कि कहाँ तक मैंने पढ़ाया। तो डेटा इनसिक्योरिटी से रिलेटेड जो डेटा है, तो ये बोलना है सरकार का कि जो डिजिटल सर्विलेंस चल रहा है, तो वेलकम फर्स्ट स्टेप, अ रोबस्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इज़ नीडेड, ठीक है। तो सिंजन जो बिग डेटा फर्म है, तो इनके जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट से बोला जाता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ही इनकी कस्टमर है, जो चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इनको अपना जितना भी दूसरी कंट्रीज़ का जो डेटा है वो चुरा के लाते हैं, फिर इनको देते हैं ना। और हमारे इंडियन जो प्रोमिनेंट इंडियन सिटीजन्स हैं 10,000 अबव, तो उनकी ट्रैकिंग ये कर रहे थे, सिस्टमेटिकली ट्रैकिंग। और इसके लिए फिर सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित किया है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर क्या करेंगे, इसको एग्जामिन करेंगे कि मतलब क्या इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस हैं ऑफ डिजिटल सर्विलेंस और जो पर्सनल और प्राइवेसी एंड पर्सनल डेटा है इंडियन सिटीजन्स का, है ना। कंसिडरिंग दैट द concerns over data security that lie at the heart of this investigation are also in line with apprehensions। तो ये चीज़ बोला गया है कि हमारे जो टारगेट ट्रैकिंग की जा रही थी इंडियन सिटीज़न की, उसमें कौन कौन थे, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और ये थे, तो सिविल सोसाइटी थी, है ना। तो ये क्या है, एक जो लिबरल ओपन डेमोक्रेसी होती है, तो यहाँ पे इन सारे जो भी कंसर्न्स होते हैं इनको आर्टिकुलेट मैनर में और इनको ट्रांसपेरेंट मैनर में एड्रेस करना चाहिए, है ना। और ये जो इंडिविजुअल के राइट्स है, व्यक्तिगत अधिकार हैं, इनको क्या करना चाहिए, नेसेसरी तरीके से इनका रेगुलेशन किया जाना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और सारे स्टेक होल्डर से बात करने के बाद, उनसे कंसल्ट करने के बाद, और तब ये जाके एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जानी चाहिए, है ना। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो
जो इशू है डाटा सर्विलेंस का, वो मल्टीपल लेवल पे गवर्नमेंट को उसके लिए एक स्ट्रैटेजी फ्रेम करनी होगी। एंड टू बिगिन विद जो नॉर्म्स है साइबर हाइजीन का, तो साइबर हाइजीन अगर हमें करना है तो इसके लिए हमको क्या करने होंगे, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल जब तक आप इन्फोर्स नहीं करोगे तब तक साइबर हाइजीन हमारा नहीं हो पाएगा। ऑन व्हाट इन्फॉर्मेशन की गवर्नमेंट फंक्शनरी कैन शेयर, है ना, कि किस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आप, जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो आप सोशल मीडिया पे क्या क्या पोस्ट शेयर कर सकते हो, इस तरह का हमको कुछ इन्फोर्स करना होगा, तब जाके कुछ सोल्यूशन होगा। एंड जो है केयरफुल थॉट मस्ट गो इनटू बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, एंड जो प्रोटेक्शन है फ्रेमवर्क विद एक्सप्लिसिट provisions for seeking consent or data sharing and for examining and monitoring flow of information to third parties, कि थर्ड पार्टीज़ को कौन सा आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो उसके लिए कंसेंट दिया गया, उनको नहीं दिया गया, तो इसके लिए भी प्रोविजंस ज़रूरी होने चाहिए। आउट एंड इक्वल में जो आर्टिकल है, तो ये आपको पता है कि एक जजमेंट आई थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट की 2018 में, कि जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो उसमें सबने मतलब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि शायद जो मैरिज है वो भी क्या है, लीगलाइज्ड है, बट मैरिज को अभी भी इलीगलाइज रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिटिशन फाइल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में क्या पिटिशन फाइल की गई थी कि जो रजिस्ट्रेशन है सेम सेक्स मैरिज का, वो होना चाहिए अंडर जो हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन ये बोला तुषार मेहता का, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है, कि हमारा जो लॉ है, लीगल सिस्टम है, सोसाइटी एंड वैल्यूज़ है, तो उसके नाम पे हम मतलब ये नहीं कर सकते रजिस्टर। और कोर्ट ने भी ये कहा था उस टाइम पे कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2018 judgment merely decriminalizes homosexual life, nothing more nothing less, is a narrow reading of that landmark। तो ये narrow reading क्यों है, क्योंकि देखो अगर हम वैसे हिस्ट्री की बात करें, हिस्टोरिकल इसका एस्पेक्ट देखें, तो जब इंडिया में ब्रिटिशर्स मतलब जब नहीं थे, ठीक है, तो उससे पहले जो ये होमोसेक्सुअल कपल्स होते थे ना, तो इनको कोई भी ऐसे पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। लेकिन इन क्रिस्टियनिटी में ये इस तरीके को, जो होमोसेक्सुअल कपल को थोड़ा डिस्ग्रेसफुल तरीके से देखते थे। तो यहाँ पे ब्रिटिश जो थे ये रूल लेके आए, ठीक है। 1861 में उन्होंने क्या बोला कि अगर जो भी इस तरह के उसमें इन्वॉल्व होता है, कोई भी एक सेम सेक्स जो कपल होंगे, वो अगर इस फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उनको 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी, 10 साल से लेकर उनको लाइफ टर्म का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है ना। तो ये उन्होंने बोला। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो यूरोप, यूएसए, यूके, ठीक है, यूके में खुद ये 2005 में ये डिमोलिश हुआ है ना। तो इन्होंने क्या किया, ये हटा दिया, मतलब प्रोटेस्ट करके, और जो समलैंगिकता है उसको एक अधिकार मिल गया, उनके राइट्स प्रोटेक्ट्स हो गए। लेकिन इंडिया में अभी तक ये क्या बना रहा है, एक अपराधीकरण, ठीक है, क्रिमिनलाइज इसको बोला गया। क्या जो आईपीसी का सेक्शन 377 है, वो उसको क्या बोला गया, इसमें इसको बोला गया अननेचुरल ऑफेंस, ठीक है, यानी कि अप्राकृतिक अपराध। तो ये था। लेकिन फिर यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुए, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये आई कि ये जो 377 के अंतर्गत इसको अननेचुरल ऑफेंस बोला गया है, तो ये क्या करता है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 बोला गया, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, ठीक है। 21 में क्या है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, एंड 19 में आपको पता है कि राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड, मतलब सेक्स, रिलीजन, रेसेस, है ना। तो ये है 14 में राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें बोलने के बाद फिर एक कंसेंसस बना कि ठीक है, जो होमोसेक्सुअल जो होंगे, क्योंकि होमोसेक्सुअल जो होंगे तो उनके बीच में क्या हो सकता है, इंटरकोर्स अगर होता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन जो अभी भी जो मैरिज है, ठीक है, वो ऑफिशियली तौर पे नहीं बोला गया है कि मैरिज को हम रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, शादी का अधिकार अभी नहीं है। दूसरा चीज़ ये कि वो चाइल्ड को भी अडॉप्ट नहीं कर सकते, गोद लेने का अधिकार नहीं है। तीसरा ये कि जो लैंड और प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, तो वो भी क्या है, वो भी मतलब उसको लेके भी क्लैरिटी नहीं है कि वो ले सकते नहीं ले सकते, है ना। बाकी के आपको दूसरे कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उनका तो पता ही होगा कि जैसे न्यूजीलैंड, बेल्जियम में क्या है, बहुत मतलब इसको लीगलाइज़ किया गया, मैरिज को भी लीगलाइज़ किया गया है ना, म्यूचुअल कंसेंट से मतलब वो कर लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं, तो लीगलाइज है। ईरान, सऊदी अरेबिया, सूडान ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे मृत्युदंड दे दिया जाता है अगर ऐसा होता है, ठीक है, लाइफ डेथ सेंटेंस। तो यहाँ पे इनका ये कहना था कि जो प्रोविज़न है, अगर देखो सपोज सेम सेक्स जो कपल है तो उनकी शादी हो जाती है, तो अगर सपोज डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना, तो इसमें वाइफ हु विल बी ट्रीटेड एज अ वाइफ, तो वाइफ इसमें किसको माना जाएगा। लेकिन ये बोला गया है कि सच प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 अकॉर्ड प्रोटेक्शन टू लिव इन पार्टनर्स, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर
marital status. So there is no reason to believe that government, civil society and the courts cannot unknot legal tangles if any. तो ये है कि इस पे wider conversation की ज़रूरत है ना. eyes of constitution is only natural that the queer community will demand such a legal recognition. तो legal recognition उनको मिलनी ज़रूरी है. ओपन बुक में जो है by holding first time writers in the publishers diverse voices booker shortlist mirrors in a moment of culture damage change. what I'm saying यार, ठीक है. तो जो है बुकर प्राइज़ के लिए क्या हो रहा है कि 1969 से जब से इंसेप्शन हुआ था इसका बुकर प्राइज़ का, तो अभी जो है 6 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है इसमें बुक्स दिस ईयर. 6 शॉर्टलिस्ट बुक्स दिस ईयर एज मैनी एज 4 जो क्या है ब्रंट शुगर बाय इंडियन ओरिजिन राइटर अवनी दोषी और द न्यू वाइल्डरनेस बाय डायने कुक एंड शुगी बिन जो है डगलस स्टुअर्ट एंड रियल लाइफ बाय ब्रैंडन टेलर. ठीक है, तो ये फर्स्ट नोवेल है. 4 ऑफ द शॉर्टलिस्ट राइटर आर वुमेन एंड 4 आर पर्सन ऑफ कलर, है ना, फ्रॉम रेसिज्म टू क्लाइमेट चेंज. तो इसमें यही चीज़ बोली गई है. ये वाला आर्टिकल क्या है, पैंडमिक एंड फेडरलिज्म. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो यहाँ पे किसने लिखा है, श्रीनिवास चोक्काकुला, है ना. तो रिस्पॉन्स टू कोविड-19 शोज क्रेविंग आउट रोल्स थ्रू कंसेंसस कैन एडवर्स चैलेंज टू फेडरल गवर्नेंस. तो आपको सबसे पहले जो पॉलिटिकल स्टैटिक है उसमें आपको पता होगा कि हमारे जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें फेडरल जो सिस्टम है, ठीक है, यानी कि स्टेट और सेंटर के रिलेशन है. तो 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची में क्या है कि राज्यों और जो यूनियन है, ठीक है, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा. अभी शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, ठीक है, किस तरह से होता है. सेंट्रल है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट है, ठीक है, यानी कि जिसको यूनियन लिस्ट भी बोला जाता है. और एक आपकी क्या है, स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है. ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. तो इसमें क्या होता है, कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं कि जो स्टेट लिस्ट में आते हैं उनको स्टेट देखेगा, जो यूनियन लिस्ट में आते हैं उसको यूनियन देखेगा, है ना. और जो कॉन्करेंट में आता है तो उसमें जो भी कंसेंसस नहीं बन रहा है उसको समवर्ती सूची में रख दिया जाता है. ठीक है, कि दोनों उसमें देखेंगे. तो ये आर्टिकल 246 के अंतर्गत ही आता है. ठीक है, आर्टिकल 246 क्या करता है, डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर. ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर से ये डील करता है. और पहले ये भी तो फैक्ट वाइज पता होना चाहिए कि इसमें कितना है, इसमें कितना है. जैसे अभी का जो है इसमें जो सेंट्रल जो यूनियन लिस्ट है इसमें 100 है. ठीक है, 100 इश्यूज़ है. और जो स्टेट की लिस्ट है उसमें कितने हैं, 61 है. और जो ये कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें 52 है ना. तो ये भी फैक्ट मैंने आपको बता दिया. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अभी जो है काफ़ी हमारे कंट्री में 5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है इसकी कोविड-19 के चपेटे में आ गए हैं और 80,000 से ज़्यादा लाइफ जो है वो चली गई हैं. रिफ्लेक्ट्स द पावर प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियल ऑफ फेडरलिज्म इन द कंट्रीज पॉलिटी. ठीक है, तो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की गई है. और जो ये एक्सपीरियंस है ये क्या ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है. रीसेंट डिबेट जो भी हमारे फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल, इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर इज नॉट कास्ट इन स्टोन एंड अरेंजमेंट रिक्वायर्स अ रिव्यू, है ना. अब जो विवेक देबरॉय है, ठीक है, तो उन्होंने आर्ग्यू किया था अपने एक आर्टिकल में कि नीड टू री एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अंडर द 7th शेड्यूल सो एज टू रैशनलाइज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. ठीक है, जो CSS है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उनको एक तरह से रिस्ट्रक्चर करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको री एग्जामिन करना चाहिए. जो सेंटर का जो सपोर्ट है इन सेक्टर्स, जो स्टेट लिस्ट में जो सेक्टर्स हैं, तो उनको क्या कर सके, सेंटर सपोर्ट कर सके, है ना. जैसे वेट, तो इसमें ही ये बोला गया था कि यहाँ पे जो है सेंटर को क्या करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए, है ना. मतलब जो इन वाले इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करना चाहिए. तो अब यहाँ पे अगर देखें, कंसिडर द मैनर एंड कंटेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन, जो मतलब रिकन्सिलिएशन है उसको देखें तो पैंडमिक को किस तरह से जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं सेंटर स्टेट. तो जो सेंटर के एफर्ट्स हैं पैंडमिक को टैकल करने के, तो सेंटर प्राइमली किस पे फोकस कर रहा है, जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन वैक्सीन प्रोक्योरमेंट. तो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट पे फोकस है. नॉलेज प्रोडक्शन फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स की वो मतलब स्टेट्स को ये बता रहे हैं कि आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, कौन से ग्रीन रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है ना. और वो बता रहे हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए स्टेट्स के लिए. दूसरा ये कि मिटिगेटिंग इंटर स्टेट एंड एक्सटर्नलिटीज़, है ना. तो ये चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है. अब जो स्टेट हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टेट्स कंटिन्यू टू प्ले द डोमिनेंट रोल इन द एग्जीक्यूशन. असली जो रियल प्लेयर है, एक्चुअल रिस्पॉन्स जो है हेल्थ क्राइसिस का, वो कौन दे रहे हैं, सेंटर्स दे रहे हैं. इन अदर वर्ड्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ
comparative advantage prevailed, but they were organized on the basis of certain functional role and responses. ठीक है, तो ये है. So here is the key takeaways. In spite of health being a state subject, the response to collective threats linked to the subject required some kind of organization of federal responsibilities on a fundamental basis. ठीक है, अब ये है, इसके लिए मतलब एक हाई लेवल ग्रुप था कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 15 फाइनेंस कमीशन. इसमें जो था रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो हेल्थ है उसको स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में हो जाना चाहिए शिफ्ट, है ना. तो इस सिमिलर रिकमेंडेशन जो थी वो पहले भी दी गई थी, अशोक चावला कमेटी जो वाटर से रिलेटेड बनी थी उनके द्वारा भी. लेकिन जो इस तरह के शिफ्ट हैं, है ना जी, कॉन्करेंट लिस्ट में वो चले जाएँ तो इट्स अ रियली फिजिबल, ये बोला गया है. टाइम ऑफ एक्यूट सब नेशनलिज्म, डीप टेरिटोरियलाइजेशन, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. और आप एक बार ये बता सकते हैं कि क्या कौन से, मतलब एक था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, तो इसके द्वारा जो थे 5 जो लिस्ट हैं, ठीक है, तो उनको स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला भी गया था. ठीक है, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, 3 आप बता सकते हो, 3 कौन है, यही एग्जाम में पूछा भी जाएगा, है ना, मेन अगर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखें तो. और तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं. और जैसे बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, वाटर, है ना, तो ये डाले जा सकते हैं. एंड जो अरुण जेटली हैं तो उन्होंने भी बोला था कि जीएसटी जैसे है, जीएसटी एक फेडरलिज्म का मतलब वो है ना, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, सहकारी संघवाद. तो इसी के बेसिस पे जो और भी हमारे सेक्टर है, जैसे हेल्थ है, रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, तो इनको भी क्या करना चाहिए, कॉन्करेंट लिस्ट में हम इनको डाल सकते हैं. तो एक्सपीरियंस ऑफ काउंसिल में हेल्प हेयर एज वेल. एंड द फ्रिक्शन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट जीएसटी रिफॉर्म टेल्स अस द कंसेंसस बिल्डिंग इज नॉट वन टाइम एक्सरसाइज, इट हैज़ टू अलाउ ट्रेन डायलॉग एंड डेलिब्रेशन. ठीक है, तो अब इतनी लाइन भी अगर मैं ना पढ़ूँ, मतलब इतना तो पढ़ना बनता है ना, आर्टिकल से एक्सप्लेन करने के लिए. तो इतना तो आपको आई होप समझ में ही आ गया होगा क्या लिखा हुआ है. इज देयर एनी इंस्टीट्यूशनल स्पेस दैट ऑफर्स द नेसेसरी रिजाइलेंस एंड क्रेडिबिलिटी. तो अभी ये बोला गया कि हमें क्या करना होगा, जो एक प्रपोजल है एंड एलिवेटेड एंड एम्पावर्ड इंटर स्टेट काउंसिल, तो उसको एम्पावर करना होगा, है ना. इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में मैं तो देखो, इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, है ना. और ये रिकमेंडेटरी बॉडी है जो इन्वेस्टिगेट करती है सब्जेक्ट्स को, कि जो भी स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं. इनफैक्ट इट इज़ सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन आर्टिकल 263. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे. आर्टिकल 263 के बेसिस पे ये फॉर्म हुई है बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1990 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन. ठीक है, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1990 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ये सेटअप हुई. और ये क्या है, नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, इट्स नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ये क्या करती है, कोऑर्डिनेशन करती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में. और प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी टाइम पे. इट अपेयर्स टू हिम दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच काउंसिल. अब इसके मेंबर भी आप देख सकते हो कि इसको जो है प्राइम मिनिस्टर इसको हेड कर सकते हैं. और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट कि क्या क्या इसमें मेंबर्स हैं. ये वाला जो आर्टिकल था, फेथ इन द मशीन, है ना. फेथ इन द मशीन में यही था कि रेगुलेशन जो एक्रेडिशन है, तो उसको मतलब ऑफिशियली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसमें ये बोला जा रहा है कि उसमें ह्यूमन इंटरफेस को थोड़ा कम करेंगे, ताकि किससे जो ट्रांसपेरेंसी है और एफिशिएंसी है वो इंश्योर हो सके, है ना. और दूसरा ये कि जो फेसलेस और ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी इंटरवेंशन है, टेक्नोलॉजी को मतलब क्या करना है, उसमें कन्वर्ट करना है, ये होनी चाहिए. यहाँ पे जो है, शुड यू इन्वेस्ट इन गोल्ड, है ना. तो गोल्ड के प्राइसेस जो इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आर्टिकल है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में, या आगे आने वाले टाइम में गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो दोबारा बढ़ेंगे या नहीं, जितना अभी हो गए हैं, है ना. तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड हम जो है इम्पोर्ट करते हैं. इंडिया जो है इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है गोल्ड में. ठीक है, अब ये है फ्रॉम $1,250 पर आउंस टू $1,900 प्लस नाउ, है ना. ये 50% ये जंप हुआ है. आउंस की जो कीमत होती है वो कितना होता है पर आउंस, जो 1 आउंस होता है वो 31 ग्राम कुछ होता है. ठीक है, 31 ग्राम का वो होता है ना. तो यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो गोल्ड के प्राइस बढ़ क्यों रहे हैं, ना. अभी जैसे 10 ग्राम जो सोने की कीमत है वो कितना हो गया, 50,000 हो गई है ना. पहले जो थी कितनी थी, 30,000. ठीक है, 30,000 रुपये मतलब 1 ग्राम, तो यहाँ पे है. ठीक है, तो अभी 32,000. ठीक है, 32,000
पर 30 ग्राम टू नियरली ₹52,000 ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अभी मतलब ये 62% इसमें रिटर्न मिलने लगे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि इतने ज़्यादा जो प्राइसेस है वो क्यों बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो बिगेस्ट रीज़न है वो पैंडमिक है, कोरोना वायरस की वजह से जो बिजनेसेस है, इकोनॉमिक्स है, वो इम्पैक्ट हो गई है। एंड ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्लोबल रिसेशन, है ना। दूसरा जो है ग्लोबल रिसेशन, और बाकी जैसे आपको पता है कि लो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, ठीक है, और जो डॉलर है वो वीक हो जाता है, और जो बाकी इंटरनेशनल प्राइसेस हैं तो वो गोल्ड के बाकी की जगह हमारी कंट्री में क्या हुए हैं, डिमांड चाहे कम है लेकिन बाकी की जगह क्या हो रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। द वीकनेस ऑफ द डॉलर विच हैज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप विद गोल्ड हैज़ बीन द अदर रीज़न फॉर द राइज इन प्राइसेस, ठीक है। तो गोल्ड डॉलर के मतलब प्राइसेस कम हो गए इस वजह से, है ना, वीक हो गया डॉलर एज कंपेरिजन टू रुपीज़। एज सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग द फेड कट रेट्स एंड इंजेक्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी टू सपोर्ट द इकोनॉमी, तो डॉलर वीकेंड एंड गोल्ड रोज, ठीक है। तो तब ये क्या हो जाता है, लिक्विडिटी सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इससे डॉलर और वीकेंड होता है, इससे गोल्ड के जो दाम होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब ट्रेडिशनली हमने देखा जाता है कि जो गोल्ड है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है ना, और जो लोग भी प्रेफर करते हैं कि हम गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करें। तो जब क्योंकि बहुत ज़्यादा जब अनसर्टेनिटी होती है, आप शेयर मार्केट में आप शेयर अपने जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप एक सेफ़ हेवन पे जाते हो, है ना। तो सेफ़ हेवन यही है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। तो एक्सपेंशन इन द पेपर करेंसी, तभी ये जो है पेपर करेंसी का जो बहुत ज़्यादा चला है, आपने एक सुना होगा कि एक्सटेंडेड ट्रेडेड जो फंड होते हैं, ठीक है, गोल्ड पेपर इनको बोला जाता है, गोल्ड बैक्ड फंड पेपर्स। तो इसमें क्या होता है कि फिजिकली आप क्या करते हो, एक तरह से उससे बचते हो और ये अवॉइड करते हो, है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और जो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना है और रशिया है ओवर लास्ट 2 ईयर्स, तो ये सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि कुछ प्राइस राइज इवन मोर, है ना। तो अभी ये बोला गया है कि कोविड-19 रहता है तो हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब नहीं बढ़ेंगे, है ना। अभी वैसे अभी तो यही रहेगा जो प्राइस है, लेकिन 2021 में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और बाकी ये है कि 65,000 पर 10 ग्राम, है ना। तो ये भी बोला है कि 10 ग्राम जो है 65,000 हो सकता है, कुछ जो गोल्ड है, मतलब कुछ ने ये चीज़ बोला है दिसंबर 21 तक ऐसा बढ़ भी सकता है। तो हाउ शुड यू इन्वेस्ट इन गोल्ड, तो यहाँ पे यही चीज़ें दी गई है कि किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में। तो दे ऑफर इन्वेस्टर प्राइसेस एप्रिसिएशन अलॉन्ग विद अ फिक्स 2.5%, है ना। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू, एंड दे आर द फॉर्म ऑफ पेपर, और या फिर डीमैट अकाउंट आप अपना ओपन कर सकते हो जो कि आपके इन्वेस्टर के नाम पे इशूड होगा, दस टेकिंग केयर ऑफ कंसर्न्स अराउंड सिक्योरिटी। एंड गोल्ड बॉन्ड हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, है ना। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एग्जिट का भी ऑप्शन होता है कि 5th ईयर में एग्जिट कर सकते हैं टू ऑफर अ ग्रेटर लिक्विडिटी। और जो फिर यही कि अगर गोल्ड प्राइसेस क्रैश होते हैं तो क्या होता है ना, रिकवरी पिक्स अप नाउ एक्सपेक्टेड ओनली लेट इन 2021, तो 2021 में ही कुछ स्थिति सुधर सकती है। और बाकी के जो है मतलब अगर क्या होता है, इन्वेस्टर जो है अगर स्थिति सुधरेगी तब सुधरेगी जब इन्वेस्टर क्या करेंगे, वो अपने जो फंड्स हैं उनको रिस्क असेट में या तो फिर वो स्टॉक्स में या फिर रियल इस्टेट्स में, ठीक है, या फिर बॉन्ड्स में, या फिर वो क्या कर सकते हैं जब गोल्ड से वो हटेंगे, ठीक है, सेफ हेवन से हट के यहाँ पे जो रिस्क असेट्स होती हैं ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तभी जाके इसका जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो कम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। US डॉलर, गवर्नमेंट डेट, जापानीज येन, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ने क्योंकि ऐसे ही शो किया है, व्हेन इक्विटी एंड रिस्क assets start moving upward